गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जो कि लास्ट टॉपिक था हमारा बैरियर्स इन कम्युनिकेशन साइकिल। तो आज मैं पहले हम फर्स्ट यूनिट की पहले एक्सरसाइज करेंगे, जो कि फिल इन द ब्लैंक से बहुत ही कम टाइम लगेगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसे पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है, without dash the sender cannot confirm if the receiver has interpreted the message correctly। यानी ऑप्शंस यहाँ हिंट्स दिए हुए हैं कि इसके बिना जो सेंडर होता है वो कंफर्म नहीं कर सकता कि रिसीवर ने मैसेज को सही इंटरप्रेट किया है कि नहीं, या सही समझा है कि नहीं। तो विदाउट फीडबैक, यानी फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट विदाउट फीडबैक द सेंडर कैन नॉट कन्फर्म इफ़ द रिसीवर हैज़ इंटरप्रेटेड द मैसेज करेक्टली। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा फीडबैक। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है फीडबैक। सेकेंड हो जाएगा हमारा फिजिकल कंडीशन दैट अफेक्ट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर कॉल्ड डैश बैरियर्स। यानी जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं किसी भी तरह की, जैसे वेदर हो गया या कोई बैरियर्स हो गया या कोई आउटसाइड नॉइज़ हो गया, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, फिजिकल कंडीशन कहलाती हैं। तो अगर ये किसी कम्युनिकेशन को, हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, हमारी इन्वायरमेंटल बैरियर्स। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंटल बैरियर्स कहलाते हैं। या तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इन्वायरमेंटल। थर्ड है हमारा द इज डैश इज द मीन्स थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू द रिसीवर्स। यानी ऐसा माध्यम जिसके थ्रू हमारा जो मैसेज है वो सोर्स से रिसीवर के थ्रू रिसीवर के पास रिसीवर के पास ट्रैवल करता है। तो वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा कम्युनिकेशन चैनल, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ही हम अपना मैसेज दूसरे किसी रिसीवर तक या किसी इंडिविजुअल तक कन्वे कर पाते हैं। तो थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन चैनल। फोर्थ है हमारा द डैश इज द वन हु डिकोड्स और इंटरप्रेट्स द मैसेज। यानी वो कौन है जो किसी मैसेज को डिकोड करता है या उसे समझता है। तो हमेशा रिसीवर जो होता है वो मैसेज को जब सेंडर से प्राप्त करता है उसे डिकोड, उस टाइम पे उसे डिकोड करता है और उसे समझता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिसीवर। ठीक है, फिफ्थ है हमारा डैश टू अदर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा, एक लास्ट ऑप्शन बचा है लिसनिंग। यानी लिसनिंग टू अदर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमारे ऐसे 5 ही स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इन्हें हम अपने एक्सरसाइज में जब भी हम करेंगे तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे। इनका इनका जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करके दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन के क्या कौन कौन से मेथड होते हैं, किन किन मेथड्स के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वैसे इसमें चीज़ें बहुत डिटेल में मैं एक एक पॉइंट नहीं पढ़ा रहा हूँ इस बार। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें मैं आपको पढ़ाता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग आइडियाज़, ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन अमंग पीपल्स। यानी हमने लास्ट नोट में भी इसे पढ़ा था कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने आइडियाज़, ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन को लोगों के बीच या किसी और से शेयर करना, उन्हें उन तक पहुंचाना, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना, ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। पीपल यूज़ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। यानी जो भी लोग होते हैं वो बहुत अलग अलग मीडियम के थ्रू, अलग अलग एक्सप्रेशंस के थ्रू, अलग अलग मेथड्स के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करते रहते हैं। द चॉइस ऑफ द मेथड डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज द अर्जेंसी ऑफ द मैसेज। यानी हमारा जो भी मेथड होता है वो अक्सर हम हमारा मैसेज किस तरह से ज़रूरी है, किस तरह से कन्वे होना ज़रूरी है सामने वाले को, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कम्युनिकेशन मेथड हम यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन फैक्टर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ है द टाइम अवेलेबिलिटी, और टाइम भी हमारा
टाइम जिस तरह से हमारे पास अवेलेबल होता है हम उस तरह से सामने वाले से कम्युनिकेट करते हैं। द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स, यानी जो भी हमारे पास एक्सपेंडिचर होते हैं उस वो किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं उस मेथड्स में, हम वो यूज़ करते हैं। द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल लेवल ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर, जो भी सेंडर और रिसीवर होते हैं हमारे, उनके आपसी जो भावनाएं होती हैं उन पर भी हमारा कम्युनिकेशन मेथड यूज़ डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी यहाँ पे 3 मेथड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा वर्बल, सेकंड नॉन वर्बल और थर्ड है विजुअल। यानी वर्बल क्या होता है, वर्बल जब भी हम बोल कर या कोई मैसेज हम टाइप करके देते हैं तो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है जब भी हम अपने एक्सप्रेशन के थ्रू उसे समझाना चाहते हैं या या जब भी हम कोई चीज़ें इशारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। थर्ड है हमारा विजुअल, जब भी हम कोई ऐसा वीडियो देखते हैं, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसके थ्रू मैं आप सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूँ, इसके थ्रू वीडियो के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक जब पहुंचती है तो वो विजुअल्स कहलाती है। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन। अब फर्स्ट हम पढ़ते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वर्ड्स इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज, यानी वर्बल कम्युनिकेशन में हम हमेशा वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम जो मैसेज देना चाहते हैं हम उसी अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को इन्वॉल्व करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ड्स आर द मोस्ट एक्यूरेट एंड पावरफुल टूल टू एक्सप्रेस एंड शेयर आइडियाज़। जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट और पावरफुल टूल्स होते हैं, पावरफुल एस्पेक्ट होते हैं अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, देर आर 2 प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन करने का हमारे पास 2 मेथड होता है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स हम उसे सिर्फ बोल कर कम्युनिकेट करते हैं, अपने सामने वाले को बोल कर अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं या अपने थॉट्स हम एक्सचेंज करते हैं, तो वो ओरल कम्युनिकेशन हो गया। रिटन कम्युनिकेशन अक्सर बिजनेस पर्पज़ में हम यूज़ करते हैं, या रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू जैसे लेटर्स लिखना हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू आती हैं, उसके उसके अंडर में आती हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे ओरल कम्युनिकेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन, यानी किस बोले हुए वर्ड्स के थ्रू हम जब भी अपने इंफॉर्मेशन को या एक्सप्रेशन को या आइडियाज़ को हम शेयर करते हैं तो वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। ओरल कम्युनिकेशन इज़ मोर नेचुरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन देन द रिटन फॉर्म, यानी ओरल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही नेचुरल होता है हमारे वे में, क्योंकि हम अक्सर लोगों से बातचीत करके ही पूरे अपने पूरे दिन हम अक्सर लोगों से बातचीत करके ही कम्युनिकेट कर रहे थे, क्योंकि हर बात में हम लिखना प्रेफर नहीं करते उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज दैट इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। यानी ओरल कम्युनिकेशन में सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, सबसे बहुत ही पावरफुल एडवांटेज क्या है कि हम जैसे ही लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं हमें फीडबैक या क्लैरिफिकेशन जो होता है वो हमें तुरंत ही मिल जाता है। हमने अपनी बात बोली और वो तुरंत हमसे उसी बारे में हमें फीडबैक देता है या उसी अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। Both the speaker and the listener take turns to speak and enter into a kind of dialogue to make the whole communication process purposeful। यानी जो भी स्पीकर और लिसनर जो होता है या रिसीवर जो होता है वो हमेशा एक ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो हमारा सेंडर होता है वो अपना मैसेज लिसनर को सुना रहा होता है या लिसनर को प्रोवाइड कर रहा होता है और लिसनर उसे सुनता है, एक अपना फीडबैक देता है, और वो ये सारा होल कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है ये बहुत ही पर्पसफुल हमारा होता है। इट इज़ अ टाइम सेविंग एंड यूजफुल टूल, यानी वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम बहुत ही कम टाइम में अपने मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं या रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इट लेंड्स अ पर्सनल टच टू द एंटायर इंटरेक्शन, यानी जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बात करते हैं किसी से तो हम उसमें बहुत ही पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सामने वाला हमें तब समझ सकता है कि हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, हम
जो मैं थॉट्स उसे प्रोवाइड कर रहा हूँ वो उसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही पर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर भी आता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस मेल्स, जनरल कन्वर्सेशन, स्पीचेस, मीटिंग, सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशन एक्सेट्रा। यानी ये सारी चीज़ें हैं कि हमारे एक ओरल कम्युनिकेशन के अंडर में आती है, क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली विदाउट किसी रिटन वे में हम डायरेक्टली फेस टू फेस बात करते हैं, इसमें वन टू वन बात कर सकते हैं, ठीक है। कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ये सारे ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ओरल कम्युनिकेशन है, यानी यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं पेस, क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन, वॉल्यूम, पिच, ये सारी चीज़ें, ये कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो आपके कम्युनिकेशन को बहुत ही इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। पेस, पहला दिया हुआ है पेस, यानी इट मीन्स हाउ फास्ट और स्लो यू स्पीक, यानी आप कितनी तेज़ी या कितना धीरे से बोलते हैं, वो आपका पेस कहलाता है। इफ़ द स्पीकर टॉक्स टू फास्ट, द रिसीवर में नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब द इंटरप्रेट द मैसेज करेक्टली, यानी अगर स्पीकर जो है वो बहुत ही फास्ट बोलता है तो मे बी रिसीवर जो है उसे बहुत अच्छे से ग्रैस्प ना कर पाए या उसे बहुत अच्छे से समझ ना पाए, और वो मिसअंडरस्टैंड भी उसे कर सकता है, और जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज उस तक नहीं पहुंच सकता, वो मैसेज वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता सही से। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ द स्पीकर टॉक्स टू स्ले, द रिसीवर माइट लूज इंटरेस्ट, यानी इसी के अपोजिट अगर जो हमारा स्पीकर होता है वो बहुत ही धीरे बात करता है तो अक्सर हम बोरियत महसूस करने लगते हैं या अपना इंटरेस्ट खो देते हैं उस चीज़ में, हम सुनना पसंद नहीं करते बहुत ही धीरे चीज़ों को भी। तो ये हमारा पेस हो गया। सेकंड दिया हुआ है क्लैरिटी टू इन प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन में जो भी क्लैरिटी है, यहाँ पे देखें प्रोनाउंसिएशन में क्लैरिटी हमारी होनी चाहिए हमेशा वॉइस में, या हम जो भी प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, जो भी वर्ड प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं उस वो हमारा बहुत ही क्लियर होना चाहिए। इट रिफर्स टू स्पीकिंग वर्ड्स क्लियरली एंड करेक्टली इंक्लूडिंग द करेक्ट साउंड ऑफ द लेटर विद अ प्रॉपर एम्फेसिस, ठीक है। यानी जब भी हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा करेक्ट हो, क्लियर हो, जिससे ऑडियंस उसे मिस इंटरप्रेट ना करे, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जब हम साउंड करते हैं, जब भी हम प्रोनाउंशिएट करते हैं तो वो साउंड कुछ अलग तरीके से करते हैं। इस वजह से हमें जो भी बोलना चाहिए उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहिए, बहुत ही क्लियर वे में करना चाहिए। थर्ड है हमारा वॉल्यूम और पिच। इट मीन्स हाउ लाउड आर सॉफ्ट योर वॉइस इज, यानी आपकी आवाज़ जो है वो कितनी सॉफ्ट है, कितनी हार्श है, कितनी लाउड है, ये हमारा वॉल्यूम या पिच तय करता है। इफ़ द स्पीकर टॉक्स इन लाउड वॉल्यूम विद समवन सिटिंग क्रॉस द टेबल, ही में साउंड डोमिनेटिंग, यानी सपोज हमारे सामने ही कोई बैठा हुआ है हमसे 1-2 फीट की दूरी पर, और अगर हम उससे चिल्लाकर बहुत ही या फिर लाउड वे में बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही डोमिनेटिंग कहलाता है, बहुत ही आक्रामक तरीका होता है किसी से कम्युनिकेट करने का। एंड द रिसीवर माइट फील डिटैच्ड या और अनकनेक्टेड, और जो रिसीवर होता है वो बहुत ही इम्प्रेस नहीं होता उन चीज़ों से, ठीक है, बहुत ही कनेक्ट नहीं फील करता। ऑन दी अदर हैंड, स्पीकिंग इन अ सॉफ्ट वॉइस लीड्स द रिसीवर टू थिंक दैट द स्पीकर इज शाई और नॉट कॉन्फिडेंट, सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस टोन, यानी इसी के इसी के अगेंस्ट अगर जो स्पीकर है वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बहुत ही धीरे बात कर रहा है तो मे बी ये भी हो सकता है जो हमारा लिसनर है, जो हमारा रिसीवर है, वो ये सोचे कि जो स्पीकर है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट नहीं है जिस जिस चीज़ के बारे में वो बोल रहा है, या उसका जो कॉन्फिडेंस है वो अभी ज़ीरो लेवल पे है। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें अपने टोन का बहुत ही खास ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा चॉइस ऑफ वर्ड्स। इट मीन्स जो भी हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो कैसे हम यूज़ करते हैं। इट रिफर्स टू चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड वाइल कम्युनिकेटिंग, यानी जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं उन्हें बहुत ही एक्यूरेट वे में यूज़ करें, बहुत ही सटीक वर्ड्स को हम यूज़ करें, जिससे हमारा मैसेज जो हम देना चाहते हैं वही मैसेज हमारे सामने वाले को मिल सके। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेयर अ रिमार्क अबाउट समवन्स शूज यूजिंग टू डिफरेंट वर्ड्स लीड्स टू इंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बाय द रिसीवर, यानी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके थ्रू हम
ये समझेंगे कि कौन से वर्ड्स हमें किस यूज़ करने चाहिए, कौन से स्टेटमेंट हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं। तो हम इसे डायरेक्टली पढ़ते हैं। यहाँ भी एक शूज़ का एग्जांपल दिया हुआ है। अब हम अगर ये कहना चाहते हैं दिस शूज़ आर वेरी चीप, तो शायद ये कहना सामने वाले को अच्छा ना लगे। इस वजह से हम उसे क्या कहेंगे, द शूज़ लुक्स शैबी या द शूज़ आर नॉट कॉस्टली। ठीक है, इन इस तरह से हम पढ़ते हैं या इस तरह से हम बोलते हैं, तो ये चीज़ें हमारी कुछ सोबर वे में जाती हैं या बहुत ही क्या कहते हैं, हम इनका यूज़ करते समय हमें अपने वर्ड्स को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही चूज़ करके बोलना पड़ता है, ताकि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो उस टाइम पे। ऐसे ही नेक्स्ट दिया हुआ, दीज शूज़ आर वेरी वेरी इकोनॉमिकल एंड दीज शूज़ आर नॉट कॉस्टली। तो ये इसी तरह के हमारे एग्जाम्पल कुछ कि हमें सामने वाले से किस तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए, हमें कौन सी बात किस वे में बोलनी चाहिए, तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फ्लुएंसी। यानी अब फ्लुएंसी क्या होती है? फ्लुएंसी यानी जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, तो जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप उसमें फ्लुएंट हो, आप बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप उसमें आप अपने दो शब्द बोल रहे हो और उसमें फिर अटक अटक कर बात कर रहे हो, या फिर आप बहुत ही क्लियर ही नहीं हो उस चीज़ के बारे में और जिससे आपको बोलने में काफ़ी परेशानी हो रही हो। तो इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू स्पीक विद ईज एंड एक्यूरेसी इन अ लैंग्वेज। यानी किसी लैंग्वेज में बहुत ही ईज एक्यूरेसी मांगता है आपका जब भी आप फ्लुएंसी की बात करते हैं। ठीक है, टू टॉक विद फ्लुएंसी मीन्स दैट योर स्पीच फ्लोज वेल एंड देयर आर नॉट मेनी इंटरप्शन टू दैट फ्लो। यानी जब भी फ्लुएंसी की बात आती है, तो हमेशा आपकी जो स्पीच होती है, यानी जो आप बोलते हो, वो हमेशा एक फ्लो में जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें बहुत सारे इंटरप्शन हो या बहुत बार आप अटक रहे हो। ठीक है, इट कीप्स द रिसीवर इंगेज्ड। ये ऐसा करना, जब जब आप एक फ्लो में जा रहे होते हैं, एक फ्लो में ही बोल रहे होते हैं, तो ये इससे क्या होता है, रिसीवर आपकी बातों में ही लगा रहता है, मतलब आप में इंटरेस्ट लेता है, आपकी बातों को बड़े इंटरेस्ट से सुनता है। ठीक है, for example, too many pauses and words like you know, etc. used by the speaker may distract the receiver and break the flow of communication। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम बार बार यूज़ करते हैं, जो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं अक्सर, तो हम उन्हें जब उन्हें यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है, स्पीकर ये समझता है, सॉरी लिसनर ये समझता है कि स्पीकर अपनी बातों में बहुत ही कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर रिसीवर जो होता है उसकी बातों से बहुत ही इम्प्रेस नहीं होता है और उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होता जाता है, अपना इंटरेस्ट लूज़ करता जाता है उन चीज़ों पे। तो ये हमारा फ्लुएंसी हो गया। लास्ट है हमारा लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जो भी हम बोल रहे हो, हमें कितने वर्ड्स में बोलना है। ऐसा ना हो हमें एक छोटी सी चीज़ बोलने में हम 5 से 10 मिनट का टाइम लगा रहे हो, अपनी छोटी सी बात को बहुत ही लंबे वे में समझा रहे हो। ठीक है, द कन्वर्सेशन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। यानी जो भी कन्वर्सेशन होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल, एक शॉर्ट में और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। जो बात हमें कहनी है हम वही बात कहें। If a speaker talks for a long duration of time about things which are not relevant to the topic, the listener lose interest in the speech and the purpose of the speech is defeated। यानी सपोज हम किसी चीज़ को, किसी एक टॉपिक को समझाना चाहते हैं, लेकिन उसे समझाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का एग्जांपल देते जा रहे हैं जो कि लॉजिकली रिलेटेड ही नहीं है उस बात से। तो इससे क्या होता है, रिसीवर जो होता है या लिसनर जो होता है वो अपना इंटरेस्ट खोने लगता है, और जो हमारा बातचीत करने का, जो कम्युनिकेशन का पर्पस होता है, वो बेकार होता है, यानी वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो इस वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन का लेंथ होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट हो। ऑन द अदर हैंड, अ कन्वर्सेशन विच इज़ शॉर्ट कन्वे द मैसेज क्लियरली एंड द कंसाइजली एंड कीप्स द लिसनर इंगेज्ड। यानी जब भी कन्वर्सेशन हमारा शॉर्ट होता है और कभी कम बातों में अधिक चीज़ों को समझा देता है, वो हमेशा लिसनर को, यानी सुनने वालों को बहुत ही इंगेज रखता है, और वो लिसनर जो होते हैं बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं उन चीज़ों में। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो अब मैं इन्हें इससे शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस आपके ओरल कम्युनिकेशन में होते हैं। तो एडवांटेज में हम जाएंगे, यानी ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू हम हमेशा अपने अपने रिलेशंस को बहुत ही अच्छे वे में
इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है एक टीम वर्क में, एक ऑफिस में, एक किसी बिजनेस पर्पज से, या फिर हमारे जो कलीग्स होते हैं, जब उनसे हम बहुत ही अच्छे वे में बात करते हैं तो हम उनसे एक अच्छा इंटरेक्शन अपना बना सकते हैं। अपना इन्वॉल्वमेंट हम अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। हम उन्हें कई बातों के लिए इनकरेज कर सकते हैं। जो हमारा ओरल मैसेज होता है वो एक प्रॉपर फीडबैक हमें दिलाता है। जैसे ही हम अपनी बातों को सामने वाले को रखते हैं वो हमें तुरंत ही एक रिप्लाई देता है ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू, और हमें उसका फीडबैक पता चलता है कि वो उस मैसेज को, हमारे दिए हुए मैसेज को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। इट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट, यानी बहुत ही ये नहीं कह सकती कि बहुत ही कॉस्ट लगता है इसमें, क्योंकि बोलने में अक्सर बोलते हैं ना कि बोलने में आपका कोई टैक्स नहीं लगता। तो यानी ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, ठीक है। इट इज़ प्रिफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हमेशा जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो अक्सर हम बोल कर ही कम्युनिकेट करते हैं, यानी ओरल कम्युनिकेशन के से ही हम करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपना बिहेवियर, हम अपनी फीलिंग्स को या अपनी पर्पस को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने आप को हम इनकरेज कर सकते हैं लोगों से इंटरेक्ट करने में, उनके थॉट्स और आइडियाज़ को एक्सचेंज करने में, ठीक है। ये सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि जब भी हम सपोज़ किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम क्लियरली उन शब्दों को नहीं बोल पाते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, जिससे सामने वाला उन चीज़ों को मिस इंटरप्रेट कर लेता है। और हमेशा जो भी इसमें जब भी हम बोलते हैं कोई चीज़ तो अक्सर ये बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं होती है। सामने वाला उसे भूल सकता है, बहुत ही जल्दी भूल सकता है, या हो सकता है उसे कुछ टाइम तक याद रहे और फिर उसके बाद वो चीज़ें वो भूल जाए। इसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है या प्रूफ नहीं होता है, आप कह सकते हो। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है कि सामने वाले को कब तक चीज़ें याद रहेंगी, या सामने वाला आपकी बातों को कब तक समझ पाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। या फिर जब भी हमें कोई बड़ा मैसेज देना होता है तो ओरल कम्युनिकेशन वहाँ इनइफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि लोग अक्सर बहुत ज़्यादा चीज़ों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। वो हमेशा कम शब्दों में अच्छी बातों को जानना, कम शब्दों में ज़्यादा ज्ञान पाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये सारे इसमें कुछ ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस भी होते हैं। जब भी आप इसमें बोलते हो तो आपके इमोशंस साफ पता चलने लगते हैं कि आप किस वे में बोल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेज में आने लगती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिटन कम्युनिकेशन, इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसे आप पढ़िएगा, रीड करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।